हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेन सेलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए 20 प्रॉब्लम्स केमिकल इक्विलिब्रियम की लेके आए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, लेट मी रीड आउट द प्रॉब्लम। For reaction, 2 times of sulfur dioxide in gaseous state plus O2 in gaseous state will form 2 times of sulfur dioxide in gaseous state. The reaction is exothermic. Delta H की वैल्यू नेगेटिव है, Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है. Which of the following statement is incorrect? पहली स्टेटमेंट है the equilibrium constant is large, suggestive of reaction going to completion, and so no catalyst is required. The second option is the equilibrium will shift in forward direction as the pressure increases. The third one is the equilibrium constant decreases as the temperature increases. The fourth option is the addition of inert gas at constant volume will not affect the equilibrium constant. तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ये बात तो सही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी तो रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी, लेकिन कितने टाइम में कंप्लीट होगी दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज -2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है तो डेल्टा जी नॉट ज्यादा नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, राइट। So this is correct, but the reaction is slow or fast cannot be decided by thermodynamics. For an example, अगर हम कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें, ग्रेफाइट और डायमंड, तो जो डायमंड है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ग्रेफाइट इज स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स अगर हमारे पास डायमंड है तो उसको अपने आप जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हमें पता है डायमंड्स आर फॉर एवर, एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड by the kinetics of the reaction. At room temperature, the conversion of diamond to graphite is a very slow process. तो practically जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होने की वजह से डायमंड इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। तो पूरी पिक्चर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दोनों को मिला के आती है। तो यहाँ भी हमें पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं, और जब ये रिएक्शन होती है तो कैटलिस्ट जो हम पहले यूज करते थे प्लैटिनम, आजकल हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो यूज करते हैं, राइट। प्लैटिनम काफी महंगा होता है तो वर्कर्स जो है उसको चोरी कर लेते हैं, एक रीजन ये है, और प्लैटिनम के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नाउ अ डेज यूजिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड है, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है लेकिन हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, वैसे तो ये सिंगल करेक्ट है तो यहीं से आंसर फर्स्ट होना चाहिए, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल, इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में गैस के मोल्स ज्यादा हैं, राइट हैंड साइड में गैस के मोल्स कम है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर वहां कम होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, राइट हैंड साइड में गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है। सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The third statement is the equilibrium constant decreases as the temperature increases. क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अंडरस्टूड है यहाँ पे कि टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं है, तो एट, क्योंकि जो भी फैक्टर्स इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करते हैं उसमें हमें पता है कि टेम्परेचर वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज इफ यू चेंज द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू चेंज।
तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो आंसर इसका 1 होगा. देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का बहुत बड़ा है. सिमिलरली इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस 2 times of sulfur dioxide plus O2 will form 2 times of sulfur trioxide, though the value of equilibrium constant is suggestive of reaction going to completion, but practically the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide is very slow. Thus platinum or divanadium pentaoxide is used as catalyst to increase the rate of the reaction. यहाँ पे ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द रिएक्शन हैज an exceedingly small equilibrium constant, catalyst would be of little use. अगर equilibrium constant बहुत छोटा है तो परसेंट ईल्ड की वैल्यू बहुत छोटी है. जब परसेंट ईल्ड की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो कैटलिस्ट का यूज करके हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है. सो दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं. मैं एक बार शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं, आप इसको रीड आउट कर लेना. कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. हाँ, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को सेम अमाउंट से डिक्रीज करता है. सो दीज आर द थिंग्स गिवन अबाउट द कैटलिस्ट. फिर ये भी हमें समझाया गया है हैबर प्रोसेस में, जब हम अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट, तो जो रिएक्शन है that is nitrogen plus 3 times of hydrogen will form 2 times of ammonia. It is an exothermic process. कैसे पता चला exothermic process? अमोनिया का डिकम्पोजिशन, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर हमें कैरीड आउट करना है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी तो परसेंट यील्ड ज्यादा होगा. लेकिन जब लैब में हम इसको बनाते हैं देन वी आर टेकिंग 500 डिग्री सेल्सियस विच इज अ हाई टेम्परेचर. तो हम टेम्परेचर को क्यों बढ़ा रहे हैं? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल इंक्रीज. के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कम टाइम में अचीव होगा. तो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो दैट वी कैन गेट optimum condition to get the product. So this is also very important for us. Moving to the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ Kp अपॉन Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन आर रिस्पेक्टिवली. एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ RT इज 24.62 यूनिट्स दे रखी है. सो दीज आर द रिएक्शंस गिवन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. हमें पता है कि Kp अपॉन Kc की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटन एज RT टू द पावर डेल्टा Ng. सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. RT की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है. RT वैल्यू है 24.62. पहली रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा Ng की बात करते हैं तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है. इसका मतलब ये हो गया कि Kp और Kc बराबर हैं. Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 1. ऐसे तीन ऑप्शंस में ये वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है, तो पहला ऑप्शन तो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा आंसर सही है. सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है. फ्रॉम हियर इफ वी पुट इन दिस we are getting that the value of Kp upon Kc is equal to 24.62, राइट, ये वैल्यू आएगी. और थर्ड रिएक्शन के लिए अगर आप देखो तो डेल्टा Ng की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है. अगर डेल्टा Ng की वैल्यू -2 है सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू 24.62 टू द पावर -2. ये वैल्यू 1 से छोटी होगी. तो आप देख सकते हो कि फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी जगह जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये इसकी वजह से गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में 4.1 ये जो है ये नहीं आना चाहिए, इसकी जगह 24.62 आना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया. यहाँ पे 1 आना चाहिए तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया. द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 4. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको ये ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि Kp और Kc में रिलेशन, बट बी केयरफुल इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है
वो रूम टेम्परेचर के आसपास होगा। रूम टेम्परेचर के आसपास R इंटू टी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 300 केल्विन पे ये 24.62 है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो RT की वैल्यू जनरली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 से बड़ी होती है, लेकिन कई बार आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए टेम्परेचर को काफी लो करके वो पूछ सकते हैं कि Kp और Kc में कौन बड़ा है। तो Kp और Kc में जो रिलेशन है कि डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, Kp इज ग्रेटर देन Kc, वो तब वैलिड है व्हेन R इंटू टी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर R इंटू टी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, अगर टेम्परेचर काफी कम हुआ तो R इंटू टी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो हम डेल्टा एन जी के प्रेडिक्शंस करते हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। तो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट टेम्परेचर, इट इज नियर बाई रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के आसपास आर टी की वैल्यू जो है वो 1 से काफी बड़ी होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, टू सॉलिड्स dissociates as follow. A in solid state will form B in gaseous state plus C in gaseous state. D in solid state will give C in gaseous state plus E in gaseous state. दोनों reactions के equilibrium constant की value दे रखी है. The total pressure when both the solids dissociate simultaneously is. तो ये simultaneous equilibrium की problem है। तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि initially ये solid था, जब I am discussing when both the solids are present in the same container and simultaneously the decomposition of both solids are taking place. So here I can write that कि यहाँ पे अगर इसकी ये जो B बनेगा उतना ही C बनेगा, तो प्रेशर के टर्म्स में अगर इसका प्रेशर P1 है तो इसका प्रेशर भी P1 होगा। अगर ये डिकम्पोज होता है, यहाँ पे ये P1 पहले से था और इस रिएक्शन की वजह से C का जो प्रेशर डेवलप होता है P2 है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा P1 प्लस P2, और E का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P2। सिंस वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वी कैन राइट दैट Kp1 इज इक्वल टू x, विच कैन बी रिटन एज P1 इंटू P1 प्लस P2। इसी तरह से Kp2 की जो वैल्यू है वो y है, उसको हम लिख सकते हैं P2 P1 प्लस P2। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू Kp1 प्लस Kp2। अगर हम इनकी वैल्यू के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, विच कैन बी रिटन एज P1 प्लस P2 होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम P1 प्लस P2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, द वैल्यू ऑफ P1 प्लस P2 इज अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई। अगर इस रिएक्शन के लिए हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर, दैट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ E। और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, B का पार्शियल प्रेशर जो है वो P1 है, C का पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 है, E का पार्शियल प्रेशर जो है वो P2 है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई, ये आंसर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम प्रॉब्लम पे जाएं फिर से और देखें कि टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में, थर्ड शुड बी द आंसर फॉर दिस। Moving to the fourth problem, consider the following reaction: N2O4 in gaseous state will decompose to give 2 times of NO2। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H0 की वैल्यू पॉजिटिव है। For each of the following cases A and B, the direction in which the equilibrium shift is: A है temperature is decreased और B है pressure is increased by adding nitrogen gas at constant temperature। जो सबसे पहले हम A से रिलेटेड देख लेते हैं, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी, मींस रिएक्शन इज गोइंग टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। सेकेंड वाले ऑप्शन में प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग इनर्ट गैस, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि गैस को हम ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट।
तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड वी आर गोइंग टू ऐड इनर्ट गैस, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर हम लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4। वॉल्यूम जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये Kc की वैल्यू होगी। हम वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इनर्ट गैस नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं, तो इनके मोल्स चेंज नहीं होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। सो देयर इज नो movement of reaction, net reaction in forward direction और movement of net reaction in backward direction, right? तो इस हिसाब से देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द रिएक्टेंट एंड द सेकेंड चेंज at constant volume and temperature there is no effect on equilibrium state, right? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। At a certain temperature in a 5 liter vessel, 2 moles of carbon monoxide and 3 moles of chlorine were allowed to react to reach equilibrium. According to the reaction at equilibrium, if 1 mole of CO is present, then the equilibrium constant Kc for the reaction is। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है, राइट? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड प्लस Cl2 will form COCl2 टाइम t इज इक्वल टू 0। हम मोल्स के टर्म्स में ही लिखें क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है मोल्स के टर्म्स में दे रखी है और इक्विलिब्रियम पे मोल्स दे रखे हैं। इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम दे रखा है, वी कैन कन्वर्ट मोल्स इनटू कंसंट्रेशन, सो वी शुड स्टार्ट हियर फ्रॉम मोल्स। CO के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 है इनिशियली और Cl2 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 3 हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैब्लिश होगा क्योंकि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू 0 है। when reaction quotient is less than equilibrium constant, reaction will move in forward direction to achieve the equilibrium state। तो यहाँ लिखना चाहिए हमें 2 minus x, this should be 3 minus x और ये वैल्यू जो है वो x होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे CO के मोल्स दे रखे हैं, मतलब हमें पता है कि x की वैल्यू 1 हो गई। सो इक्विलिब्रियम पे नाउ वी कैन से इसके 1 मोल है, x की वैल्यू 1 है तो इसके 2 मोल्स हैं और इसके 1 मोल है। दे आर सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर मैं लिखूं तो आई कैन राइट दैट Kc इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ COCl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो गया। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन divided by volume of container numerator में आ गया। now we can put the value, number of moles of COCl2 at equilibrium is 1, कार्बन मोनोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी 1 है, Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 5 लीटर। सो फ्रॉम हियर इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2.5। Kc की जो वैल्यू होगी वो 2.5 होगी। इस हिसाब से जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द गैस फेस रिएक्शन 2 times of NO2 in gaseous state will form N2O4 in gaseous state is an exothermic reaction। The decomposition of N2O4 in equilibrium mixture of NO2 and N2O4 can be increased by। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम अंडरस्टूड इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Kc की वैल्यू लिखता हूं तो Kc की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनर्ट गैस ऐड करने पे इन दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं होगी। सो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम से हम जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डिकम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 मींस द रिएक्शन शुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिएक्शन विल नाइदर मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पहला ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो गया। इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं मतलब वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे
तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां प्रेशर कम हो, सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे। तो इस केस में जो रिएक्शन है प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। दे आर आस्किंग अबाउट डिकम्पोजिशन, मींस दे आर सेइंग दैट इन विच केस द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को अगर हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लोअरिंग द टेम्परेचर, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ऐसा कुछ है कि अभी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, और अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, जैसे ही हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे और अगर हम वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग दैट, ओवरऑल सिस्टम का जो है हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, जो बट रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए हम प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां प्रेशर बढ़ पाए। सिस्टम विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इस वाले केस में जो है रिएक्शन इज गोइंग टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इनर्ट गैस को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं, मतलब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो रिएक्टिंग मिक्सचर का प्रेशर कम होता है। तो रिएक्टिंग मिक्सचर जो है अपने प्रेशर को बढ़ाने के लिए उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 4 आंसर होना चाहिए। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दीज आर द 3 रिएक्शन जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, K2 एंड K3 है, और जो फोर्थ रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 है। आपको K4 की वैल्यू K1, K2 और K3 के टर्म्स में लिखनी है। थर्मोकेमिस्ट्री में जिस तरह से हम थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन लगाते हैं, इसी तरह से यहाँ भी हमें फोर्थ रिएक्शन को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के टर्म्स में लिखनी है। तो हमें क्या करना है कि फोर्थ रिएक्शन में जो डिफरेंट केमिकल स्पीसी है उनको हम इनसे रिलेट करेंगे। जैसे अभी अमोनिया देखें तो अमोनिया केवल फर्स्ट रिएक्शन में है, अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, बट यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट रिएक्शन को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिएक्टेंट लेफ्ट में चले जाएंगे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। फिर मैं O2 को नहीं देखूंगा क्योंकि O2 एक से ज्यादा रिएक्शन में, इसको मैं बाद में देखूंगा। NO केवल इसी रिएक्शन में है, ये राइट हैंड साइड में इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी ये राइट हैंड साइड में इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। सो दिस इज +2। देन थर्ड रिएक्शन में देखें तो H2O है, यहाँ H2O इस रिएक्शन में राइट हैंड साइड में है, यहाँ भी राइट हैंड साइड है, H2O कहीं और नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई शुड मल्टीप्लाई द थर्ड रिएक्शन बाई 3। अब इस थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फोर्थ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेकेंड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्ड रिएक्शन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। तो ये जो है फोर्थ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना चाहिए। इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी सेकेंड। तो थर्मोकेमिस्ट्री पे बेस्ड जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम किसी रिएक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होल स्क्वायर हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन इज देयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस करेक्टली शो द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें पता है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से चेंज होती है। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकॉज वी आर राइटिंग दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड।
के फॉरवर्ड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं ए फॉरवर्ड ई टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, और बैकवर्ड वाली रिएक्शन में हम लिख सकते हैं के बैकवर्ड इज इक्वल टू ए बैकवर्ड ई टू द पावर माइनस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड ई टू द पावर माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाई आर टी, एंड देन वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ये हम फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं लॉन के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाई आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, इस तरह से लिखते हैं। और हमें पता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो ग्राफ दे रखा है, दिस ग्राफ इज लॉन के वर्सेस 1 अपॉन टी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो 1 अपॉन टी को हम कम करते हैं, मीन्स वी हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हम एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस ग्राफ में देखो आप, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस केस में कम हो रही है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए पहले यहाँ जब 1 अपॉन टी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम 1 अपॉन टी की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, ये लॉन के की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जो ए ग्राफ है ये सही है, बी ग्राफ भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो 1 अपॉन टेम्परेचर को कम कर रहे हो, जैसे जैसे 1 अपॉन टेम्परेचर को कम कर रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, वाई की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। तो ए और बी में दोनों में डिक्रीज कर रहे हैं, इन दोनों में सी और डी में इंक्रीज कर रहे हैं। तो ए और बी मीन्स इसका जो आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। सो वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडो की बात कर रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन एक्सो का है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया विच इज ट्रू। द सेकेंड स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट्स व्हाई on increasing the temperature the value of equilibrium constant is increasing। second statement भी सही है, and second is the correct explanation of the first, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाने पे k फॉरवर्ड भी बढ़ेगा, k बैकवर्ड भी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ेगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा बढ़ती है। ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का असर्शन रीजन में। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज consider the reaction nitrogen in gaseous state plus 3 times of hydrogen in gaseous state will form 2 times of ammonia in gaseous state. The equilibrium constant for the above reaction is Kp. If pure ammonia is left to dissociate, the partial pressure of ammonia at equilibrium is given by, assume that the pressure of ammonia is very small than the total pressure at equilibrium. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके ही हम ये जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर पाएंगे। तो यहां दे रखा है कि प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन द प्रेशर, टोटल प्रेशर। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, पहले तो मैं लिख लेता हूं कि 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया इन गैसियस स्टेट will decompose to give nitrogen in gaseous state plus 3 times of hydrogen in gaseous state। इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए 1 अपॉन Kp, राइट। क्योंकि हमें अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखें तो वी शुड राइट हियर 1 माइनस अल्फा, एंड हियर it should be alpha by 2 and here it is 3 alpha by 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिख रहे हैं, कई बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ 1 माइनस 2 अल्फा,
जब आपने 1 माइनस 2 अल्फा लिया तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नहीं माना, आपने 2 अल्फा माना है। तो नेवर राइट 2 अल्फा, है ना। अल्फा अगर लिख रहे हो इसका मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, हमेशा आप अल्फा से शुरू करोगे और फिर स्टोकियोमेट्रिक को यूज करके इस तरह से लिखोगे, नेवर राइट 2 अल्फा, क्योंकि आपके फिर दिमाग में रहेगा ही नहीं कि आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 अल्फा माना है। दिस इज अ वेरी कॉमन एरर डन बाय मेनी स्टूडेंट्स। तो ये एक चीज हो गई। अब हमें इसका यूज करना है कि अगर इसका डिसोसिएशन हो रहा है और टोटल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, मतलब अमोनिया का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो है वो डिसोसिएशन हो गया, तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या ले सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 की तरफ टेंड हो रही है जब अमोनिया पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। सो नाउ आई कैन राइट दैट व्हाट इज द केपी फॉर दिस रिएक्शन, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, partial pressure of hydrogen to the power 3 upon partial pressure of ammonia NH3 whole square। हमें अमोनिया का पार्शियल प्रेशर ही कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 अपॉन केपी, इट इज नॉट केपी, इट इज 1 अपॉन केपी। तो यहाँ पे ये जो है केपी की वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। नाउ वी कैन राइट दैट व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, दैट आई कैन राइट अल्फा बाई 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो 1 प्लस अल्फा आएगा, दिस इज 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर, पी टोटल लिख लेते हैं, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर लिखूं तो दिस इज 3 अल्फा बाई 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1 प्लस अल्फा पी टोटल टू द पावर 3 इंटू के पी, इस तरह से हम लिख पाएंगे। नाउ अल्फा की वैल्यू अगर 1 की तरफ टेंड कर रही है तो ये हाफ हो गया और ये 2 हो गया, तो अगर हम लिखें यहाँ से ये केपी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू थी, ओके, सो हियर इसको हमें प्रेशर ऑफ अमोनिया लिख देना चाहिए, वी शुड राइट हियर प्रेशर ऑफ अमोनिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया, सो दिस इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3 इंटू के पी। नाउ प्रेशर ऑफ अमोनिया, नाउ वी कैन राइट फ्रॉम हियर प्रेशर ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो है हाफ है और ये 2 है, तो दिस इज पी टोटल डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे अगर इसको हम देखें, इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3, यहाँ वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज 3/4, सो दिस इज 3/4 टाइम्स ऑफ पी टोटल टू द पावर 3 एंड दिस इज के पी। नाउ अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ, आई कैन राइट फ्रॉम हियर दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू पी टोटल टू द पावर 4 का अंडर रूट जो है वो पी टोटल का स्क्वायर होगा, और यहाँ 16 हो जाएगा क्योंकि 4 टू द पावर 4 का अंडर रूट 4 टू द पावर 2 विच इज 16, दिस इज के पी टू द पावर हाफ, एंड ये जो 3 टू द पावर 3 है इधर से हाफ जाएगा, सो 3 टू द पावर 3/2। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इसमें हमें क्या एज्यूम करना था कि इन्होंने इनडायरेक्टली दे रखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर, इसका मतलब अमोनिया पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ Kc is 64 at 800 Kelvin for the reaction. Nitrogen in gaseous state plus 3 times of hydrogen in gaseous state will form 2 times of ammonia. The value of Kc for the following reaction. इसको तो आप बिना पेन चलाए ही देख सकते हो, ये रिएक्शन दे रखी है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ये 2 का कोफिशिएंट यहाँ आना चाहिए, अभी ये गायब है 2 का कोफिशिएंट, तो रिएक्शन को रिवर्स करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इसका रिवर्स करके इसका अंडर रूट ले लो, सो 1/64 का अंडर रूट जो है वो 1/8 होगा, सो आंसर विल बी 2। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
For the equilibrium A and B, the variation of rate of forward and reverse reaction with time is given by, हमें पता है कि इस रिएक्शन के लिए टाइम के साथ rate of forward reaction should decrease, because when we are writing rate of forward reaction, that is equal to rate constant of forward reaction concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient, that is 1. Rate of backward reaction is equal to rate constant of backward reaction concentration of product B to the power its stoichiometric coefficient. तो हमें पता है कि टाइम के साथ A का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड डिक्रीज. टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुड इंक्रीज. एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो इस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जो है ये गलत है कि पहले कम हो रहा है फिर बढ़ेगा, और ये पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा. दिस इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन में ए का कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा था, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, तो ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और फिर ये कांस्टेंट है, ये भी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, और फिर ये कांस्टेंट है. ये हो सकता है, एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं. फॉर द इक्विलिब्रियम ए विल फॉर्म बी द वेरिएशन ऑफ रेट. अच्छा, रेट की बात हो रही है, बट इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ बोथ इज गोइंग टू बी इक्वल, तो ये कांस्टेंट तो हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, बट ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया. सी जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है टाइम के साथ, फॉरवर्ड का कम हो रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम पे बराबर हो गए. थर्ड विल बी द आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. In a chemical reaction, A plus 2 times of B will form 2C plus D. The initial concentration of B was 1.5 times of the concentration of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. The equilibrium constant for said chemical reaction is. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कॉमन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. A plus 2 times of B will form 2 times of C plus D. इनिशियल कंसंट्रेशन बी का ए के 1.5 टाइम्स है. टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन अगर ए का ए है, तो बी का जो है वो 3/2 टाइम्स ऑफ ए है. किसी टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा क्योंकि रिएक्शन कोशेंट 0 है. Q इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, a minus x 3/2 into a minus 2 times of x, 2 times of x and x. They have mentioned that at equilibrium state the concentration of a and b are found to be equal. a minus x की वैल्यू जो है वो 3/2 टाइम्स ऑफ a minus 2x के बराबर है. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू a/2. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम पे अगर कंसंट्रेशन की बात करें, ए का कंसंट्रेशन a/2 हो गया. यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू a हो गई, तो इसका कंसंट्रेशन भी a/2. लिखा ही है कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है. अगर x की वैल्यू a/2 है तो 2x की वैल्यू जो है वो a होनी चाहिए और x की वैल्यू a/2 होनी चाहिए, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ C होल स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B होल स्क्वायर. अगर आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. C का जो कंसंट्रेशन है दैट इज A, तो A का होल स्क्वायर, D का कंसंट्रेशन a/2 है, A का कंसंट्रेशन a/2 है और B का कंसंट्रेशन a/2 का होल स्क्वायर है. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते तो यहाँ a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए. तो सेकंड विल बी द आंसर, राइट. तो बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. In which of the following reaction an increase in volume of the container will favor the formation of the product. वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, ठीक है. टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन नहीं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है. वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब प्रेशर को कम कर रहे हैं. प्रेशर को कम करेंगे तो सिस्टम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, राइट.
तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन विच केस द रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोर। तो पहले केस में आप देखो यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 है, राइट, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में मोल्स ज्यादा है तो ये करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मोल्स ज्यादा है तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो वॉल्यूम चेंज करने पे रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे कई बच्चे इस स्टेट ऑफ मैटर का ध्यान नहीं रखते। यहाँ देखिए ये लिक्विड स्टेट में हमें केवल गैसेस देखने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में गैस के मोल्स ज्यादा हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रेशर को कम कर रहे हो, सिस्टम प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा, वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। तो इस हिसाब से पहला आंसर जो है वो सही है। Next question, again it is based on Le-Chatelier principle. The following reactions occur in a blast furnace where iron ore is reduced to iron metal. ये रिएक्शन दे रखी है यूजिंग ली-चैटलियर प्रिंसिपल, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा? अगर मैं यहाँ पे Kc की वैल्यू लिखता हूं तो Kc की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, ये इस एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे। वी शुड राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है इस रिएक्शन के लिए। वॉल्यूम चेंज करने पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम की तो बात नहीं हो रही है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, ये इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में है, तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। अगर हम CO2 को रिमूव करते हैं तो एडिशन ऑफ Fe2O3, Fe2O3 यहाँ पे है ही नहीं इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो आप Fe2O3 को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस हिसाब से एडिशन ऑफ Fe2O3 और रिमूवल ऑफ Fe2O3, इतना कि पूरा का पूरा Fe2O3 ना निकालें। अगर जब भी थोड़ा भी Fe2O3 होगा, आप Fe2O3 निकालोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। एडिशन ऑफ CO2 से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रिमूवल ऑफ CO, अगर हम CO को रिमूव करेंगे अगेन तो रिएक्शन इज गोइंग टू मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर इसका जो होना चाहिए वो सेकंड पे होना चाहिए, सेकंड शुड बी द आंसर। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोई प्योर सॉलिड है और प्योर लिक्विड है, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को ऐड या रिमूव करने पे इक्विलिब्रियम स्टेट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। Moving to the next problem, the equilibrium constant at 298 Kelvin for the reaction is 100 if the initial concentration of all the 4 species were 1 molar each. The equilibrium concentration of D in mole per liter will be. तो सबसे पहले तो ये है कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखते हैं A plus B will form C plus D. The value of equilibrium constant mention नहीं है क्या है Kp Kc, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा गैस स्टेट भी नहीं लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि इसकी जरूरत नहीं है कि एक Kp लिखें या Kc लिखें, सब एक जैसा ही होना चाहिए। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो दोनों वैलिड हैं, अगर ये एक्वस मीडियम में है तो केवल कंसंट्रेशन हम Kc लिख सकते हैं। खैर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 100 दे रखी है। अगर हम यहाँ पे देखें कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 व्हाट आर द रिएक्शन कोशेंट फॉर द रिएक्शन, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सारे केमिकल स्पीसी का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसका मतलब रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो है वो 1 है। रिएक्शन कोशेंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जब भी ऐसा होगा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब हमें लिखना चाहिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंसंट्रेशन शुड बी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 है, दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 10x को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 11x इज इक्वल टू 9x की वैल्यू जो है वो 9/11 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी। डी का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 11।
तो ये वैल्यू जो है वो 2 के आसपास होगी। ये तो 1.1 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये वैल्यू जो है वो 2 के आसपास है। विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन वी कैन से दैट फोर्थ शुड बी द आंसर फॉर दिस। Moving to the next problem, for the decomposition of the compound present as NH2COO NH4 in solid state will decompose to give 2 times of ammonia in gaseous state and CO2 in gaseous state. The Kp for the reaction is given. If the reaction is started with 1 mole of the compound, the total pressure at equilibrium would be. तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में NH2COO NH4 in solid state will decompose to give 2 times of NH3 in gaseous state plus CO2 in gaseous state. क्योंकि यहाँ Kp दे रखा है और ये गैसेस हैं, तो कॉमन सेंस है कि अगर हम इस सॉलिड से शुरू करते हैं तो इनिशियली ये सॉलिड होगा, जब ये डिसोसिएट होंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, तो इसका 1 मोल बनेगा। मतलब किसी भी टाइम पे अगर इसका प्रेशर 2p होगा तो इसका प्रेशर p होना चाहिए। So if I write that what is the value of Kp, Kp should be partial pressure of ammonia whole square means 2p का whole square into partial pressure of CO2 that is p 4p cube। ये जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू होनी चाहिए, ये दे रखी है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं p टू द पावर 3 इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -6। ये पॉइंट को इधर ले गए, 10 टू द पावर -6, 29 डिवाइडेड बाई 4। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट द प्रेशर इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2। राइट, हमें टोटल प्रेशर की बात करनी है। P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विच इज 3 टाइम्स ऑफ P। सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 29 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आप यहाँ देख सकते हो रफली, जो बच्चे जल्दी में सॉल्व करना चाहते हैं उनको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो ये वैल्यू जो है वो 7 पॉइंट समथिंग होगी। अगर ये 8 होता तो 8 का क्यूब रूट 2 होता, तो ये आंसर 6 से कम आना चाहिए, 6 के आसपास आना चाहिए। राइट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये डेफिनेटली जो है वो 7 से तो बड़ा नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि मैंने यहाँ इसको 28 मतलब ये 7 पॉइंट समथिंग था, इसको 8 मान के इसका क्यूब रेट लिया है, तो मतलब मैंने बड़ी वैल्यू ली है, तो 6 से बड़ी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। दिस विल बी द आंसर। तो अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल। ये मैंने जो है वो एग्जाम्पलर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया involving physical processes। पहला ऑप्शन है equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature, all measurable properties of a system remains constant, all the physical processes stop at equilibrium, the opposing processes occur at the same rate and there is dynamic but stable condition। तो NCERT में ये जो पैरा है इसको दे रखा, उसी से ये डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन बनाना है। पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली in a close at a given temperature, this statement is true statement। they are asking that which is false statement, all measurable properties of the system remains constant। yes, अगर कोई केमिकल प्रोसेस है तो कलर जो है वो फिक्स हो जाएगा। अगर कोई फिजिकल प्रोसेस है जैसे मेल्टिंग है, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, तो उस सिस्टम का जो है डेंसिटी फिक्स हो जाएगी equilibrium state पे। so all measurable properties of the system remains constant, this seems to be true। all the physical processes stop at equilibrium, this is false। equilibrium is dynamic in nature। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम melting को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि there is an equilibrium between H2 in solid state and H2 in liquid state। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, और इसके एग्जांपल्स बहुत सारे दिखाए हैं एनसीईआरटी ने कि बबल फॉर्मेशन हो रही है, आइस और वाटर लिक्विड स्टेट में उसका मास चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद भी जो है
आइस की सरफेस पे बबल फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज शोइंग दैट इट इज डायनेमिक इन नेचर। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। फोर्थ है द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बट स्टेबल कंडीशन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 3 शुड बी द आंसर। आप ये देख सकते हो एनसीईआरटी से इन्होंने डायरेक्ट उठाया है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फॉर द फिजिकल process discussed above, following characteristics are common to the state at equilibrium. Equilibrium is possible only in a closed system at a given temperature. Both the opposing processes occur at the same rate and there is a dynamic but stable condition. Direct उन्होंने statement line ही ले ली है पूरी की पूरी है। All measurable properties of the system remains constant. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of the parameters at the given temperature. Table 7.1 list वो table 7.1 है। The magnitude of such quantities at any stage indicates the extent to which the physical process has proceed before reaching the equilibrium. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फिजिकल प्रोसेस क्या है? ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप देखो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट या लिक्विड से गैसियस स्टेट में लेफ्ट और राइट में फॉर्मूला सेम है, या शुगर जब डिसॉल्व हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में शुगर का फॉर्मूला सेम है। कोई गैस पानी में डिसॉल्व हो रही है तो अगर फॉर्मूला चेंज नहीं होता तो वी कंसिडर दैट इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? In equilibrium mixture of ice and water kept in perfectly insulated flask, mass of ice and water does not change with time. This is true कि अगर इक्विलिब्रियम पे है तो किसी भी चीज का मास चेंज नहीं होगा। अगर आप हीट एनर्जी दोगे तो लिक्विड वाटर का मास बढ़ेगा। अगर आप हीट एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो आइस का मास बढ़ेगा। अगर आपने इंसुलेटेड कंटेनर में रखा मतलब ना तो आप हीट एनर्जी दे सकते हो ना अंदर से बाहर आ सकती है। तो सिस्टम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका मास कांस्टेंट रहेगा। द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन थर्ड नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है मेंस में। देखिए हम आयरन +3 के टेस्ट के लिए ये यूज करते हैं रिएक्शन, फेरिक नाइट्रेट या आयरन +3, कोई भी हम सॉल्ट ले लें जिसमें आयरन +3 हो और थायोसाइनेट आयन हो, तो Fe3+। आयरन +2 इसका टेस्ट नहीं देता। अगर आयरन +3 है और थायोसाइनाइट आयन से अगर ये रिएक्ट करता है सो इट इज गोइंग टू फॉर्म ब्लड रेड कलरेशन FeSCN प्लस आयन 2+ आयन, ये वैल्यू होनी चाहिए इन एक्वस स्टेट। ये जो कंपाउंड, ये जो आयरन +3 है दिस इज येलो इन कलर और ये ब्लड रेड कलरेशन है, दिस इज डीप रेड इन कलर, दिस इज गोइंग टू बी डीप रेड इन कलर। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस कि अगर हम यहाँ से पोटेशियम थायोसाइनेट अगर ऐड करते हैं, अगर थायोसाइनेट अगर हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ डीप रेड कलर इज गोइंग टू इंक्रीज। तो दे आर आस्किंग लाइक अगर हम ऑक्जेलिक एसिड ऐड करेंगे तो ऑक्जेलेट आयन, हमें पता है कि आयरन +3 और ऑक्जेलेट आयन कंबाइन करके FeC2O4 थ्राइस बनाएंगे विच इज अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो वो आयनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा FeC2O4 3- और ऑक्सलेट आयन जो है वो 3 होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो हमें पता है कि अगर हम ऑक्जेलिक एसिड ऐड करेंगे तो ये कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। सो द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेज when oxalic acid is added to the solution containing iron third and potassium thiocyanate. This is a false statement. Yellow color की intensity बढ़ेगी। On addition of catalyst, the equilibrium constant value is not affected. अभी हमने डिस्कस किया catalyst जो है equilibrium constant को चेंज नहीं करता। This is true statement. Equilibrium constant for a reaction with negative delta H value decreases as the temperature increases. यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर विल बी 2,
2 होना चाहिए इसका आंसर। एक बार आप एनसीईआरटी से इसको रिवाइज कर लो, इस पे 2-3 तरह के सवाल बनते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। अभी हमने एक सवाल तो डिस्कस किया कि इस मिक्सचर में पहले तो कलर भी हमें याद होने चाहिए। आयरन +3 इन एक्वस इज येलो इन कलर एंड FeSCN2+ इज डीप रेड इन कलर। जब हम पोटेशियम थायोसायनेट ऐड करेंगे, इसको अगर ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, डीप रेड का कलर जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर हम ऑक्सलेट आयन ऐड करेंगे तो Fe3+ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, डीप रेड की इंटेंसिटी कम होगी, येलो कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसी तरह से इसमें और भी चीजें दे रखी हैं। अगर हम मरकरी का कोई कंपाउंड ऐड करते हैं, इफ वी आर एडिंग मरकरिक 2+ आयन, सो HgCl2 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो Hg2+ आयन अगेन HCN से कंबाइन होके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जो कि यहाँ पे दे रखा है HgSCN 4 × 2-, तो SCN कंज्यूम होगा तो रिएक्शन अगेन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, द इंटेंसिटी ऑफ डीप कलर इज गोइंग टू डिक्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जेईई मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे और भी चीजें दे रखी हैं एनसीईआरटी, आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। इन क्वेश्चंस कराने का पर्पस यही है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, थ्योरेटिकल पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जितने हैं उनको रिवाइज करोगे तो आपका उतना ही फायदा होगा। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, एसीटोन एंड ईथर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। अगर कोई किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब वो लेस वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 2 ऑप्शन है जिसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ईथर और एसीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ईथर इज वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है, और ईथर का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसीटोन। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर होगा वो ईथर का होगा, देन एसीटोन का होगा और देन वाटर का होगा। तो इस हिसाब से जो है सेकंड शुड बी द आंसर। दे आर आस्किंग गिवन दैट अमंग दीज कंपाउंड्स वाटर हैज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड ईथर हैज द मिनिमम, दे हैव मेंशन इन द क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। सो दिस इज द आंसर। आई होप कि मैंने आपसे जो डिस्कस किया है वो आप इन बातों का ध्यान रखोगे। ये जो है अब तो क्योंकि ये गैसियस स्टेट में ग्राफ दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, देन इथेनॉल का है और सबसे ज्यादा वाटर का है। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन अर्लियर इन एनसीईआरटी, अभी तो क्योंकि मेन से जो है वो हटा दिया गया है। बट यस, अगर जो सब्सटेंस में वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो सब्सटेंस जो है वो लेस वोलेटाइल होगा। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। तो इसी तरह से हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते हुए जाइए। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो लाइक करके जाइए प्लीज। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।